नमस्कार, मैं जनता शिवम का तो मजस्तगी किसान आंदोलन के नाम पर तमाम ड्रामा पिछले 15-20 दिनों से पूरे देश में देखने को मिल रहा था और 10-12 दिन से ये ड्रामा दिल्ली पहुंच चुका था। उससे पहले ये सब पंजाब में हो रहा था और उसके बाद में इस ड्रामे के बीच एक घोषणा की जाती है भारत बंद की। भारत बंद के नाम पर तमाम सियासी पार्टियां भी जुट जाती हैं, लेकिन उसी भारत बंद के दौरान अब किसानों के नाम पर होने वाले इस पूरे आंदोलन में स्पष्ट तौर पर फूट पड़ती हुई, यानी कि किसान नेताओं की राय अलग अलग होती हुई दिख रही है। हरियाणा के किसान पहले ही कह चुके हैं कि वो इस पूरे आंदोलन से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका मानना है कि जो कानून में तब्दीली हुई है उससे उनका फायदा ही होना है, नुकसान नहीं होना है। उसी तर्ज पर अब राकेश टिकैत, जो महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे हैं, किसान यूनियन के नेता हैं, महेंद्र सिंह टिकैत ने ही किसान यूनियन बनाई थी और वो भारत में किसानों के एक छत्र नेता हुआ करते थे। बाद में किसान यूनियन के कई धड़े हो गए, लेकिन फिर भी महेंद्र सिंह टिकैत की वजह से राकेश टिकैत वाले गुट के पास अभी भी बहुत संख्या में किसान हैं और अब उस गुट ने जो स्टैंड लिया है, निश्चित तौर पर पंजाब से आए हुए उन किसानों के जो झंडावरदार बनने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए एक तगड़ा झटका है। दरअसल आज गृहमंत्री अमित शाह ने किसान नेताओं को अपने यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया और इस मीटिंग में सबसे ज़्यादा उत्साह के साथ जुड़ने की खबर आ रही है राकेश टिकैत की। उसी के तहत आज राकेश टिकैत ने गाजीपुर हाईवे को भी खुलवा दिया। बंद का विरोध करते हुए उन्होंने कह दिया है कि गाजीपुर हाईवे खुलना चाहिए, लोगों को इससे परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब इसका मतलब ये समझा जा रहा है कि पहले जो पंजाब से आए हुए किसान ये दावा कर रहे थे कि पूरे देश के किसान उनके साथ हैं, उस दावे की हवा निकालने की तैयारी कर दी है महेंद्र सिंह टिकैत ने। और उनका ये मानना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनकी जो समस्याएं हैं वो पंजाब के किसान या फिर जो आड़तियों, मंडी के माफियाओं के माध्यम से जो बात रखी जा रही है कि जो पीडीएस के लिए या फिर एपीएमसी वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, एमएसपी का मुद्दा उठाया जा रहा है, वो ये मानकर चल रहे हैं कि इससे किसानों को अब बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नुकसान नहीं हुआ है बल्कि फ़ायदा हुआ है और उसको गलत तरीके से राजनीतिक रंग देने के लिए पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिससे अब भारतीय किसान यूनियन महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे राकेश टिकैत उससे अब अपना जो समर्थन है वो वापस लेते हुए दिख रहे हैं। हालांकि अभी उन्होंने घोषणा नहीं की है, लेकिन उनका जो तरीका है अब बात करने का वो बदल गया है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री से मिलकर हमें लगता है कि इस पूरे समस्या का समाधान हो जाएगा। वैसे अगर बात की जाए, उनके अलावा 12 और किसान नेताओं को गृह मंत्री ने बुलाया है और उनसे मिलकर गृह मंत्री उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उनके साथ नए तरीके से बातचीत होगी। वैसे अगली जो सरकार के साथ में बातचीत जो प्रतिनिधिमंडल की हो रही थी वो 9 तारीख को होनी है और उससे पहले बंद के दौरान इस तरीके की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ इन किसानों की होना स्पष्ट तौर पर यह दिखाता है कि अब जो किसानों के नाम पर वहाँ पर लोग इकट्ठा है उनमें ही एक राय नहीं है, आम राय नहीं है और इस वजह से उम्मीद की जा सकती है कि किसानों के नाम पर जो कुछ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही थी, किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, उससे किसान नेता अब ऊब चुके हैं और वो अपना हित अपने तरीके से साधना चाहते हैं। वैसे अगर बात की जाए, अब तक सरकार के साथ जो बैठक हुई थी उसमें 35 से 40 तक किसान नेता हुआ करते थे और आज गृह मंत्री के साथ जिन किसान नेताओं की मुलाकात होनी है उनकी संख्या 13 है। आप समझ सकते हैं कि अब इसमें स्पष्ट तौर पर जो राजनीतिक तौर पर किसान बनके वहाँ बैठे हुए हैं या जिनके पीछे कुछ और मंशा है वो लोग अब शायद उससे अलग थलग पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर पहले भी कई तरीके के खुलासे हो चुके हैं। इस तरीके से कनाडा के प्रधानमंत्री ने इसमें बीच में कूदने की कोशिश की थी और उस पर तमाम जो इस राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने इसका विरोध किया था, जबकि कांग्रेस और जो खालिस्तान समर्थक गुट के लोग थे या इस तरीके की बातें, अलगाववादी बातें कर रहे थे, उन लोगों ने इसका शुक्रिया अदा किया था। निश्चित तौर पर ये आपत्तिजनक था, लेकिन वो लोग उसका शुक्रिया कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह मुद्दा उठ रहा है, इसलिए इसमें हमारा ही फायदा है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इस बंद को सफल बना लिया जाए, लेकिन चूंकि सभी किसान, पूरे देश के किसान इस बंद और इस पूरी के पूरे ड्रामे से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया। जहां जहां बंद का थोड़ा बहुत असर दिखा उसके पीछे राजनीतिक पार्टियां हैं
किसान नहीं है और इसकी कोशिशें राजनीतिक पार्टियों ने महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान जैसे कई प्रदेशों में करने की कोशिश की। गुजरात में तो स्पष्ट तौर पर वहाँ पर लोगों ने उनको सीधे तौर पर नकार दिया। उत्तर प्रदेश में भी उनका बुरा हाल हुआ, मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा असर नहीं हुआ, उड़ीसा में छिटपुट जगह पर उन्होंने ट्रेन देखने की कोशिश की। इस सब के पीछे वजह यही है कि राजनीतिक पार्टियों का जहाँ दबदबा है, जो कि इस पूरे आंदोलन में समर्थन करने के नाम पर अपनी रोटियाँ सेकने की कोशिश कर रही थी, वहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत घटनाएं हुई हैं। अन्यथा पूरे देश में इस पूरे के पूरे मामले को किसानों ने और आम जनता ने नकारने का ही काम किया है। इसके पीछे की वजह क्या है वो आप समझ सकते हैं। दरअसल यहाँ जो मुद्दा पहले दिन से उठाया गया है, दिल्ली के जो सिंघू बॉर्डर पर किसान आकर डटे थे 12-13 दिन पहले, उन्होंने एक मुद्दा उठाया था कि धान और गेहूं का जो एमएसपी है उस एमएसपी पर खरीद होनी चाहिए और वो खरीद जारी रहनी चाहिए, जिसको सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ये खरीद जारी रहेगी और इसमें किसी भी तरीके की कोई रुकावट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट खेती को लेकर जो भ्रम फैलाया जा रहा था कि उसके माध्यम से किसानों की जमीनें हड़प ली जाएंगी, उस पर भी कृषि मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री तक स्पष्टीकरण दे चुके थे। किसानों की मीटिंग में भी उनको समझा चुके थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो मंडी माफिया है और आड़तिया है वो दो राज्यों में बहुत ज़्यादा सक्रिय हुआ करता था, एक हरियाणा और दूसरा पंजाब। लेकिन हरियाणा में चूंकि अब सरकार बदल गई है तो मंडी माफिया वहाँ अब उतना पावरफुल नहीं रहा है, लेकिन पंजाब में जो आड़तिया और मंडी माफिया है उसके हितों को लेकर ही ज़्यादा बातें हो रही थी। और जिस तरीके से जो मांगें रखी गई थी उसमें भी ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर मंडी माफिया और आड़तियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, जिसके के पूरे गठजोड़ को तोड़ने के लिए ये कानून बनाए गए थे। हास्यास्पद बात यह थी कि जो कांग्रेस और जो एनसीपी इसका पहले विरोध करते थे और इसके गठजोड़ को लेकर सवाल उठाते थे संसद में, आज वो उनका समर्थन करते हुए दिख रहे थे। जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुलेआम ये कहा कि आड़तिये और मंडी वाले किसानों के हित चिंतक हैं, उनका भला करने वाले हैं, उनके दुश्मन नहीं है, इसलिए उनके हितों का सरकार को ध्यान रखना चाहिए। ये लेकिन यहाँ पर दूसरी बात ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पूरे देश में जो भी प्रोक्योरमेंट होता है वो केवल टोटल उपज का 6% है और 6% में से भी ज़्यादातर जो प्रोक्योरमेंट है वो पंजाब और हरियाणा में होता था। तो आप समझ सकते हैं कि पंजाब और हरियाणा के जो आड़तिये हैं, जो मंडी माफिया है, वो इससे कितना बड़ा फ़ायदा उठाते थे। और अब जब कानूनों में तब्दीली हो गई है और ये छूट मिल गई है कि किसान किसी भी जगह पर जाकर किसी भी व्यक्ति को अपनी उपज को बेच सकता है, उसका मूल्य निर्धारण भी वो खुद कर सकता है एमएसपी को ध्यान में रखकर, तो उन्हें ऐसा लगा कि अभी तक जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र से भी ऐसे जो दूर दराज के प्रदेश हैं वहाँ से जो किसानों का माल वो लोग अपने छुटवइये व्यापारियों के माध्यम से उठवा लिया करते थे और बाद में पंजाब में उसको प्योर करा लिया करते थे, वो नहीं करा पाएंगे। इसीलिए इन लोगों ने किसानों को बरगलाने की कोशिश की, किसानों को ये दिखाने की कोशिश की कि ये जो 3 कानून बने हैं ये उनके हितों के खिलाफ है और उनको एमएसपी का जो फ़ायदा है वो भी नहीं होने देंगे। दूसरे उनको जो उनके माल की खरीद की जाती है, उपज की जो खरीद है वो भी बंद होने वाली है। लेकिन इन लोगों को ध्यान रखना चाहिए था कि देश के प्रधानमंत्री इस बात को पहले ही स्पष्ट कर चुके थे और बाकायदा तथ्यों के साथ पहले दिन प्रधानमंत्री ने इन बातों को रखा भी था। जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा था कि यूपीए के ज़माने में जो 650 करोड़ रुपए की दालें खरीदी गई थी, हमने उसको 50,000 करोड़ रुपए की दालें खरीदी, यानी कि पहले से कहीं ज़्यादा हमने इन चीज़ों की खरीद को जारी रखा है। और दूसरी बात यह है कि जो सरकारी खरीद है वो महत्वपूर्ण उतना नहीं होता, क्योंकि सरकारी खरीद केवल 6% आउटपुट की होती है या क्रॉप की होती है, जबकि ज़्यादातर जो क्रॉप है वो खुले बाजार में बिकती है या किसान डायरेक्ट उसको व्यापारियों को बेचता है। मेन जो किसान का हित है वो उसमें है और उसके साथ साथ सरकार की तरफ से बार बार ये कहा गया है कि हम उसको भी जारी रखेंगे। जिस प्रोक्योरमेंट की बात की जा रही है जो 94% है, उसके लिए हम ज़्यादा चिंतित हैं क्योंकि किसान के हित वहाँ पर ज़्यादा है। हम 6% को भी नहीं छोड़ रहे हैं, उसकी भी गारंटी एक तरीके से किसानों को है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से दूसरी बातें इसमें जोड़ी गई थी, जिस तरीके से पराली के मुद्दे को और पराली पर जो कानून बना है या एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का जो स्टैंड है उसके ऊपर भी ये लोग ज़्यादा जिद कर रहे थे। ये चाहते थे कि जो पंजाब के किसान हैं उनको पराली जलाने की छूट दी जाए और इसको जुर्म न माना जाए, या फिर इसके ऊपर जिन लोगों के खिलाफ केस हुआ है उसको भी निरस्त कर दिया जाए। इसको लेकर किसी भी किसान को जेल नहीं होनी चाहिए।
लेकिन इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि किसान शुरू से ही सदियों से हजारों साल से प्रकृति का एक साथी के तौर पर रहा है। किसान को भूमिपुत्र कहा जाता है, किसान को पर्यावरण का ही एक हिस्सा समझा जाता है। वही किसान अगर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने को अपना अधिकार मानेगा या फिर उसको ऐसा करने की हठधर्मिता करेगा, निश्चित तौर पर इससे न केवल पर्यावरण को नुकसान होगा बल्कि जीव जंतुओं को, इस सृष्टि को नुकसान हो रहा है। उसको भी किसान को ध्यान में रखना चाहिए था। उसे केवल अपने फायदे की नहीं सोचनी चाहिए। जहाँ तक पराली की बात है, देश के विभिन्न हिस्सों में गेहूं और धान पैदा होते हैं, लेकिन पराली जलाने का जो प्रचलन है ये अभी पिछले कुछ सालों से चला है, जब से मशीनों के माध्यम से धान या गेहूं की कटाई होती है और एक अनावश्यक मात्रा में पराली को खेतों में छोड़ दिया जाता है। बाद में इसके निष्पादन की समस्या आती है। इसको लेकर भी अब जो तमाम रीपर आ रहे हैं वो भी नीचे से कटाई कर रहे हैं, या मजदूरों की जो कटाई होती है वो भी नीचे से होती है, इसलिए पराली की समस्या नहीं रहती है। थोड़ा बहुत जो डूट बचता है उसको ट्रैक्टर की मदद से इकट्ठा करके आराम से जलाने के काम में, जाड़ों में लोग अलाव जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको किसानों को समझना चाहिए और पर्यावरण, प्रकृति का ध्यान रखते हुए राष्ट्र और समाज के प्रति जो उनका दायित्व है उसको भी समझने की जरूरत है। और हास्यास्पद बात यह है कि ये सब वहाँ के किसान कर रहे हैं जिनको के समाज के प्रति उनके दायित्व के लिए, उनके कर्तव्यों के लिए जाना जाता है। पूरे देश में पंजाब के जो गुरुद्वारे हैं वो फेमस हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब फेमस है हजारों लोगों को रोजाना खाना खिलाने के लिए। अगर वही पंजाब के लोग ये कहेंगे कि हम प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का हमारा अधिकार होना चाहिए और हमें इसकी छूट मिलनी चाहिए, निश्चित तौर पर यह गुरुओं की शिक्षाओं के भी विपरीत होगा। और इसलिए उन्हें प्रकृति और समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है उसको समझते हुए पराली के निष्पादन का जो दूसरा तरीका है वो खोजना चाहिए, न कि पराली जलाने की जिद पर अड़ना चाहिए। और यही बात सरकार की तरफ से कही जा रही थी कि पराली जलाने को लेकर जो कानून बना है वो सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी या फिर इंटरनेशनल जो कानून है उसके अनुरूप है और उसको इतनी आसानी से रिपील नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पर आज की जो बैठक गृहमंत्री के साथ है वो इन सारे मुद्दों पर होगी और उसको लेकर जिस तरीके से राकेश टिकैत जैसे लोग उत्साहित हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस बैठक में बहुत कुछ ऐसा निकलेगा जिससे समस्या का समाधान होता हुआ दिख रहा है और ज़रूरत नहीं पड़ेगी कल किसानों के साथ में सरकार की जो केंद्रीय स्तर पर मीटिंग होनी है वो हो। अगर उससे पहले ही किसान नेता, जो 13 किसान नेता गृहमंत्री के साथ मिलने वाले हैं, उसमें समाधान निकल जाता है तो निश्चित तौर पर आज ही ये पूरा जो आंदोलन के नाम पर जो घेराबंदी है वो उठ सकती है। जय हिंद, जय भारत।